Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about micropropagation. So micropropagation क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू उसे हम कहते हैं माइक्रोप्रोपगेशन या क्लोनल प्रोपगेशन। क्लोनल प्रोपगेशन नॉर्मली एपोमिक्सिस के थ्रू होता है या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स का सिर्फ यूज होता है, रीजनरेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, सो टिश्यू कल्चर हैज बिकम पॉपुलर मेथड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स. Aseptic method of clonal propagation is called as micropropagation, and it offers the advantage of the large number of type of the plantlets can be produced with relatively short time and the space from the single individual. तो माइक्रो प्रोपगेशन करने के लिए हमें नहीं बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम स्पेस में हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। So it is the fact that micropropagation is the only commercial viable method of the clonal propagation. तो माइक्रो प्रोपोगेशन जो है कॉमर्शियल वायबल मेथड है क्लोनल प्रोपोगेशन के लिए, एंड ज़्यादातर ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए किया जाता है, जैसे ऑर्किड्स हो गए। ओके, सो एक्सप्लांट्स यूज्ड इन द माइक्रो प्रोपोगेशन। हम कौन कौन से एक्सप्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन में? तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऑर्किड्स, उसके शूट टिप्स को, या फिर एक्सिलरी बर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस सेगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेटरल बर्ड, लीफ बेस, लीफ टिप्स एंड शूट टिप्स, नोडल सेगमेंट्स, साथ ही साथ स्टॉक सेगमेंट, जो फ्लावर के स्टॉक सेगमेंट्स होते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, रूट के टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के लिए। मोस्टली तो तीन ही टिप्स होते हैं, मतलब स्टेजेस होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने दो और स्टेज दिए, स्टेज 0 और स्टेज 1। ओके, तो स्टेज 0 में क्या होता है? ये प्रिपरेटरी या फिर प्रिपरेशन स्टेज होता है। प्रिपरेटिव स्टेज, दिस स्टेज इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द मदर प्लांट टू प्रोवाइड द क्वालिटी एक्सप्लांट फॉर द बेटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसेप्टिक कल्चर इन द स्टेज 1। नॉर्मली इस स्टेज में हम प्रिपरेशन करते हैं, जो भी मदर प्लांट लेंगे वो क्वालिटी का मदर प्लांट होना चाहिए, उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो एक्सप्लांट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स उसमें किसी तरह का कॉन्टामिनेशन ना हो, किसी तरह का माइक्रोब्स वगैरह ना हो, जिससे कि कॉन्टामिनेशन के चांसेस हों। ओके, सो स्टेज 1 में टू रिड्यूस द कॉन्टामिनेशन प्रॉब्लम इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस, किसी भी स्टेज में, मीन्स 1 से लेकर के 5 जो भी स्टेज है उसके बीच में किसी भी तरह का कॉन्टामिनेशन ना आए, इसलिए हमें स्टेज 0 में प्रिपरेशन करनी होती है। मदर प्लांट शुड बी ग्रोन इन अ ग्लास हाउस एंड वाटर सो एज टू अवॉइड द ओवरहेड इरीगेशन। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर अ हार्श स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट्स। अगर हम इसी स्टेज में ग्लास हाउस में रख के उसे अच्छे से वाटर करते हैं, इरीगेट कर देते हैं, तो हमें हार्श स्टरलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेज 0 में जो एक्सपोजिंग द स्टॉक प्लांट्स टू सुटेबल लाइट, ये भी इन्वॉल्व होता है कि हम स्टेज 0 में ही जो प्लांट है उसको हम प्रॉपर लाइट में भी उसे एक्सपोज करें, टेम्परेचर दें, ग्रोथ रेगुलेटर से ट्रीट करें, ताकि इसकी क्वालिटी जो है एक्सप्लांट की इम्प्रूव हो सके। In the case of the photosensitive plants, it may be possible to obtain suitable explants throughout the year by controlling the photo period in the glass house. अगर जो प्लांट जो है फोटो सेंसिटिव हैं, उनके लिए हमें उन प्लांट्स को पूरे साल तक फोटो पीरियड को कंट्रोल करना पड़ेगा ग्लास हाउस में। जैसे हमारा एग्जांपल है रेड लाइट treated plant of the petunia provide leaf explant which produces up to the 3 times as many shoots as did the explant from the untreated plant. तो जिन प्लांट्स को हमने ट्रीट किया है रेड लाइट ट्रीटमेंट से, उससे हमें 3 टाइम्स ज़्यादा शूट्स मिलते हैं, जिन्हें हम ट्रीट नहीं करते हैं उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा हमें शूट मिलते हैं। पिटूनिया इसका एग्जांपल है। ओके, सो अब आते हैं हम स्टेज 1, जिसे कि इनिशिएशन ऑफ कल्चर कहते हैं। स्टेज 0 को प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, स्टेज 1 को इनिशिएशन ऑफ कल्चर बोलते हैं। ओके, सो स्टेज 1 में हमें क्या करना होता है? एक्सप्लांट को लेना होता है, एक्सप्लांट को लेके उसे स्टरलाइज करके देन उसको एक ब्राउनिंग मीडियम में डालना होता है। सो स्टेज 1 में जो एक्सप्लांट को हमने ले लिया, सो द नेचर ऑफ द एक्सप्लांट इज टू बी यूज फॉर इन विट्रो propagation is governed by the method of the shoot multiplication. तो जो हमारा एक्सप्लांट है उसका जो नेचर होगा,
उसके अकॉर्डिंग इन विट्रो प्रोपगेशन के लिए हमें उसे शूट मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज़ करना है। इसके लिए फॉर एनहेंस द एक्सिलरी ब्रांचिंग, हमें एक्सिलरी ब्रांचिंग को एनहेंस करना है। ओनली द एक्सप्लांट विल कैरी अ प्री फॉर्म वेजिटेटिव बर्ड्स आर सुइटेबल, इसमें जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं बस वही सुइटेबल होगा इसके लिए। व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रोड्यूस द वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, हमारा जब ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें वायरस फ्री प्लांट को जर्मिनेट करना है, जो भी हमारा प्लांट है उसे हमें वायरस फ्री करना है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो और हमारा जो आगे कल्चर उसे इन्फेक्ट ना करे। इसके लिए हमें इफ़ द स्टॉक इज़ वायरस ट्रीटेड टेस्टेड और वायरस इरेडिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी, अगर हमारे स्टॉक पे वायरस का टेस्ट हमने कर लिया है तो वहाँ पे हमें वायरस इरेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और वायरस है ही नहीं तो फिर से टेस्ट क्यों करना है। देन द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लांट इज़ द नोडल कटिंग, तो उस टाइम पे हमारे लिए नोडल कटिंग जो है बेस्ट एक्सप्लांट हो सकता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल शूट टिप एक्सप्लांट हैव अ लो सर्वाइवल रेट एंड शो स्लो इनिशियल ग्रोथ, जो छोटे शूट ट्रिप्स होते हैं उसके जो एक्सप्लांट्स होते हैं उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, इसलिए उसमें इनिशियल्स का जो ग्रोथ होता है वो भी स्लो हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर, इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि लॉस ऑफ सर्टेन हॉर्टिकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो हॉर्टिकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ में लॉस हो सकते हैं। व्हेन विच आर कंट्रोल बाय द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, जिसे कि वायरस के प्रेजेंस से हम कंट्रोल कर सकते हैं, सच एज द क्लियर वेन कैरेक्टर ऑफ द जेरेनिया सीवी क्रोकोडाइल, एक हमारे पास स्पीसीज है जिसे कि हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली द क्लियर वेन कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांसमिटेड इन द पेटियोल सेगमेंट कल्चर बट नॉट इन द शूट टिप कल्चर, तो ये जो क्लियर वेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेटियोल सेगमेंट में तो ट्रांसमिट हो जाता है लेकिन जो शूट टिप है उसमें नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टेरिलाइजेशन। सो स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है जो कि हमें करना पड़ेगा। एक्सप्लांट जो है उसे जब हम डिराइव करते हैं फील्ड से तो वहाँ पे हमें अपने मटेरियल को जो उसकी जो क्लोनिंग करना है उससे पहले हमें उसे बिल्कुल क्लीन करना होता है। जो हमारे कटिंग है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे, एंड इसके बाद में जब उसके टिश्यूज़ को सरफेस टिश्यूज़ हैं जो प्लांट मटेरियल ले रहे हैं उसे हम प्रिपेयर करेंगे एक्सप्लांट के लिए, ताकि उसकी जो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन वगैरह उसे मिनिमाइज करना होता है, इसलिए हमें स्टरलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। ब्राउनिंग ऑफ मीडियम, अ सीरियस प्रॉब्लम विद द कल्चर ऑफ द सम प्लांट स्पीसीज इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फेनोलिक कंपाउंड लिस्ट आउट फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ द एक्सप्लांट। कई बार हम नोटिस करते हैं कि जो प्लांट्स हमने जिसे कट किया है वो बहुत जल्दी ब्राउन होने लगता है क्योंकि वहाँ पे फेनोलिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने लगता है। ओके, सो जो मीडियम है उसे हम डार्क ब्राउन या फिर टॉक्सिक ना हो जाए उसके जो टिश्यूज़ हैं, इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एडल्ट टिश्यूज़ में देखने को, जो ओडी स्पीसीज होते हैं ना एडल्ट टिश्यूज़ के, उनमें ये ब्राउनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि फेनोलिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के कारण होती है। अब हमारे पास है स्टेज 3 जिसे कि मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, सॉरी स्टेज 2 मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है एंड सबसे ज़्यादा इसे फेलियर के चांसेस भी रहते हैं। तो इसके 3 अप्रोचेस होते हैं जिससे कि हम इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो हमारा जो सेकंड स्टेज है मल्टीप्लिकेशन, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें कैलिसिंग करनी है, थॉरो कैलिसिंग। तो हम जानते ही हैं कि हमारा जो प्लांट होता है उसमें उसका जो एक नेचर होता है जिसे कि हम टोटियोपोटेंट बोलते हैं, मीन्स एबल टू ग्रो, एबल टू मल्टीप्लाई। सो द पोटेंशियलिटी ऑफ द प्लांट सेल टू मल्टीप्लाई independently in the culture and their totipotent nature permit a very rapid multiplication of the several plant types. Differentiation of the plant from the cultured cell may occur via the shoot root formation, organogenesis, or the somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis is the most appearing from the commercial angle. A somatic embryogenesis system, once established, lend itself to better control than the organogenesis, since somatic embryos are the bipolar structure with the defined root and shoot meristem. The rooting stage required for the micro shoots get the eliminated. Above all, the somatic embryos, being small and uniform and bipolar, are the most amenable to automation at the multiplication stage and for the field planting as the synthetic seeds, offering cost advantages from the labor saving, can also be stored through the cold storage, cryopreservation, or desiccation for the prolonged period.
These characteristics makes somatic embryogenesis potentiality a less expensive and flexible system for the micropropagation. So the most serious objection against the use of the callus culture for the shoot multiplication is the genetic instability of their cells. मल्टीप्लिकेशन स्टेज 2 में ही हमारे पास सेकंड हो जाता है एडवेंटिशियस बर्ड फॉर्मेशन, जिसमें कि हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं बिगोनिया और लीफ हो गया, या फिर क्रेसुला लीफ हो गया, या फिर ब्लैकबेरी या फिर रास्पबेरी के रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये अच्छा शूट हो सकता है डिफ्रेंशिएशन के लिए, कैलाई फॉर्म करेगा। उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन स्टेज में तीसरा एक्सिलरी ब्रांचिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये भी जो है कॉन्टिन्यूस एबिलिटी जब रहेगी साइटोकाइनिन से तब जाके हो पाता है। सो अब हमारे पास है फोर्थ, जिसमें कि थर्ड स्टेज है हमारा रूटिंग ऑफ द शूट। तो शूट्स की रूटिंग कराएंगे। अब रूटिंग करानी है शूट्स की, तो इसके लिए हमें साइटोकाइनिन का अमाउंट इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि रूटिंग हो सके शूट्स की। एंड इसके बाद है हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। फोर्थ स्टेज में हम ट्रांसप्लांट करेंगे अपना जो हमारे पास बन जाएगा हमारा प्लांट, या फिर प्लांटलेट बोले ज़्यादा बेटर होगा। अब हमें जानना है एडवांटेजेस क्या होंगे। सो क्लोनल मास प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हमें मिल जाएगा प्लांटलेट्स एक ही टाइम पे। एक इससे हमें क्या होगा, स्मॉल पार्ट में ही बहुत कम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, हम बहुत ज़्यादा हम क्रिएट कर लेंगे प्लांटलेट्स को। एंड डिजीज़ फ्री, वायरस फ्री प्लांटलेट्स हमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो हमें हमारा प्रोडक्शन होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड डिजीज़ फ्री न्यू कल्टीवर्स भी मिल जाएंगे हम माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू ही। एंड इसके बाद जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है स्टाइल हाइब्रिड्स का, वो भी हम कर सकते हैं सीड प्रोपगेशन के लिए, जैसे कैबेज का हो गया। रैपिड मेथड है ये क्लोनल प्रोपगेशन, डिजीज़ फ्री है। ट्रीज के लिए भी इन विट्रो कल्चर जो है इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। एंड ब्रीडिंग साइकिल भी हम कम कर सकते हैं, मतलब से थोड़ा कम कर देंगे। जैसे लाइक अगर किसी को 5 साल लगता है तो 6 मंथ में ही रेडी हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके लिए एक प्रॉपर लेबोरेटरी चाहिए जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। प्रॉपर टेक्निक चाहिए, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एंड जो भी इसके मैकेनाइजेशन होते हैं वो सबके लिए यूज़ करना पॉसिबल नहीं होते हैं। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, इसके एक्लिमेटाइजेशन जो है बहुत पुअर हो जाता है समटाइम्स। एंड इसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है कि जेनेटिक चेंजेस जो है हो सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस है क्लोनल मास प्रोपगेशन कर सकते हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। एंड जो भी है जो जिन प्लांट्स को टाइम लगता है स्लोली प्रोपगेट होते हैं उनको भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं। साथ ही में न्यू कल्टीवार्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं स्ट्राइल ब्रीड्स का। एंड जो पैथोलॉजी है सच एज वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगी, उनके अगेंस्ट भी हम रेसिस्टेंट वैराइटीज बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं एज अ जर्म प्लाज्म, ताकि ये आने वाले टाइम में अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह है तो वहाँ पे भी काम आ सकें।